हेलो स्टूडेंट्स, आपके एमबीए सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसकी पांचों यूनिट का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे 2 पार्ट्स में। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। इसमें सिलेबस और पास्ट पेपर का भी एक स्लाइड ऐड किया गया है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मार्केट का मीनिंग पता होना चाहिए। मार्केट कोई भी ऐसी प्लेस हो सकती है जहां बायर और सेलर हो और वो किसी भी कमोडिटी में, गुड या सर्विस में डील कर रहे हों एक प्राइस के लिए। लेकिन कोई भी प्लेस मार्केट जब तक नहीं कहलाएगी जब तक वहाँ सिमिलर कमोडिटी में डील करने वाले बहुत सारे बायर और सेलर मौजूद नहीं होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्ट प्लानिंग से लेकर जब तक वो आपका प्रोडक्ट आपके फाइनल अल्टीमेट टारगेट कंज्यूमर जो है उस तक नहीं पहुंच जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं सभी को मैनेज करना, सभी को अरेंज करना, एग्जीक्यूट करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट अपनी ट्रेडिशनल सेलिंग से डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल सेलिंग में हमें सिर्फ कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करना रहता था। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें प्रोडक्ट तो सेल करना ही है पर हमें कस्टमर की नीड्स, डिमांड है, उसको भी सेटिस्फाई करना है। हमें कस्टमर को एक अच्छा परचेज एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करना है, जब भी हमारा प्रोडक्ट सक्सेस हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मार्केटिंग। इसमें सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब कि मार्केटिंग को किस तरीके से डिज़ाइन करना है ये पूरा का पूरा कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट कंज्यूमर कैसे हैं। नेक्स्ट है मार्केट स्टार्ट्स एंड एंड विद द कंज्यूमर। शुरू से लेके लास्ट तक जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग रहेगी, उनकी प्लानिंग रहेगी, उनको डिज़ाइन, उनका एग्जीक्यूशन जो भी रहेगा वो कंज्यूमर से ही शुरू होगा और कंज्यूमर पे ही ख़त्म होगा। मार्केटिंग इज़ द गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। जितनी अच्छी से हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी उतना ही अच्छे से हमारा बिजनेस रन करेगा। नेक्स्ट मार्केटिंग इज़ अ सिस्टम। मार्केटिंग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है, मार्केटिंग अपने आप में ही एक पूरा सिस्टम रहता है। इस सिस्टम में डिफरेंट एंटिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंट हो गया। ये सभी मिलके मार्केटिंग प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मार्केटिंग इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मार्केटिंग में आपका एक गोल रहता है, ये गोल आपका कस्टमर को एक्सपीरियंस को एनहेंस करना भी हो सकता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाना भी हो सकता है। नेक्स्ट मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इसमें जो हमारी बोथ पार्टीज़ रहती हैं, बायर और सेलर, उन दोनों को ही एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आपको आपके प्रोडक्ट के एक्सचेंज में एक प्राइस मिलेगा, मतलब एक अच्छा पेमेंट मिलेगा, और जो सामने वाली पार्टी है जिन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज़ करा है उनको आपके प्रोडक्ट से कुछ सेटिस्फेक्शन या फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। स्कोप में सबसे फर्स्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट डिज़ाइन। आपने जो कंज्यूमर बेस को टारगेट करा है, आप आपका प्रोडक्ट भी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट कोई बेबी प्रोडक्ट है, तो बच्चों को जिस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं आप अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में वही चीज़ें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। ने प्रोडक्ट डिज़ाइन तो कर लिया है, पर अब उसको प्रोडक्ट में, एक्चुअल प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या उसकी पैकेजिंग में, उसकी ब्रांडिंग में, या फिर उसके लोगो में आपको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये इसमें आता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्या प्राइस होना चाहिए जिससे आपका कस्टमर वो प्राइस पे वो प्रोडक्ट आपका अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ लेआउट। लेआउट मतलब कि प्रोडक्ट का साइज़ सिलेक्ट करना कि प्रोडक्ट कितने डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने के बाद सबसे ज़रूरी रहता है उसको एडवर्टाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ये किस चीज़ों से बना है और ये किन कंज्यूमर को टारगेट करता है। कि प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिटेलर, एजेंट, फिर बीच में कोई भी होलसेलर हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। आप रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट परचेज करेगा। एंड लास्ट कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर। और रिटेलर को ही वो अपने प्रोडक्ट का फीडबैक देगा, एंड रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर एजेंट को देगा, और एजेंट मैन्युफैक्चर तक वो फीडबैक एज इट इज़ पहुँचा। टॉपिक है इसमें मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड मार्केटिंग डिसीजन।
मार्केटिंग रिसर्च आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, आपकी कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बेस सर्व करता है, एक फाउंडेशन बिल्डअप करता है, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आपको प्रोडक्ट में कौन से इनपुट्स डालने हैं, आपके कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है जो आपको प्रोडक्ट में उनको देनी है ताकि वो फुलफ़िल की जा सकें। मार्केटिंग रिसर्च में सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना रहता है अपने टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड। वो डेटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है कि क्या डेटा ज़रूरी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, फिर उसके प्रिडिक्शन निकालना, फ्यूचर में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड वो डेटा जो है जो आपने मॉडिफाई कर लिया है उसको कम्युनिकेट करना उन प्रोडक्ट डिज़ाइनर से रिलेटेड जिनको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट दिया गया है। मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस में क्या स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं? फर्स्ट इसका स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्च का पर्पस यही रहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको मिल जाए उसकी रिसर्च के एंड में। सबसे पहले रिसर्च करने के लिए एक प्रॉब्लम का या फिर एक हाइपोथेसिस का होना ज़रूरी है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिंग सिचुएशनल एनालिसिस एंड इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। एक इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से पहले, ताकि हमें मोटा माटी उस बारे में पता चल सके कि हमें किस चीज़ के रिलेटेड रिसर्च करनी है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। जो इनफॉर्मल रिसर्च के हमें रिजल्ट मिलते हैं वही एक फाउंडेशन, एक बेसिस सर्व करते हैं फॉर्मल रिसर्च की प्लानिंग को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डेटा। हमने प्लान भी कर ली है और रिसर्च भी कंडक्ट कर ली है। अब आपने जो भी अपने रिसर्च के थ्रू डेटा कलेक्ट करा है उसको एनालाइज करना है, और वो एनालाइज जो डेटा है उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको इंटरप्रीट करना है, ताकि वो जो भी एंटिटीज़ हैं मार्केटिंग में इन्वॉल्व उन सब के ईजिली समझ में आ सके। लास्ट है समराइजिंग द फाइंडिंग्स एंड प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब वो जो फाइंडिंग है, वो जो डेटा है जो आपने इंटरप्रेट किया था उसको समराइज़ करना है। डेटा आपको बहुत ही कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना है अपनी रिपोर्ट को, और जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वही आपको बतानी है उसमें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट में और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिसर्च का पर्पस क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस होती है कस्टमर को ग्रुप करने की। ये कस्टमर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्राइज करते हैं, उनको एक ग्रुप में कर देना, और जो कस्टमर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्राइज करते हैं उनको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड कर देना ही मार्केट सेगमेंटेशन होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इसीलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता चल जाता है कि आपके कस्टमर कौन हैं एक्चुअली में, वो किस एज ग्रुप के हैं, वो किस जेंडर के हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके मतलब कि प्रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, या मतलब यंगस्टर हैं या फिर ओल्ड फैशन के लोग हैं। ये सब आपको पता चल जाता है मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग सेगमेंटेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपको सेगमेंटेशन करना है, मतलब कि कस्टमर को ग्रुप में डिवाइड कर देना है। और जब नेक्स्ट आपका है इसमें टारगेटिंग। टारगेटिंग मतलब कि आपने सेगमेंटेशन तो कर लिया है, कंज्यूमर को डिवाइड तो कर लिया है, अब आपको पर्टिकुलर सेगमेंट सिलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आपको लगता है कि एक लार्ज कंज्यूमर बेस इसमें कवर हो रहा है और आपका प्रोडक्ट को ये बहुत अच्छे से इन कस्टमर को अपील करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने डिसाइड करके सिलेक्ट करके उसको टारगेट कर लेना है कि यही आपके कंज्यूमर होंगे, और इन्हीं को माइंड में रख के अपना प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करेंगे। देन नेक्स्ट, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होता है? पोजीशनिंग कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज इस्टेब्लिश करना होता है। पोजीशनिंग कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती है कि प्रोडक्ट को आपको कहीं प्लेस करना है। प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में आपको प्रोडक्ट की ऐसी इमेज बनानी है कि आपका कंज्यूमर मोटिवेट हो जाए आपके प्रोडक्ट के लिए, उसको परचेज़ करने के लिए। अगर मेजरली देखा जाए तो मार्केट सेगमेंटेशन 4 तरीके से कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है जोग्राफिक। आपके कंज्यूमर की जोग्राफिक लोकेशन क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से हैं या फिर साउदर्न एरिया से हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आपके कंज्यूमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो मिड 30s में हैं या फिर 50 अबव हैं। देन उनके जेंडर मेल हैं फीमेल हैं, इनकम कितनी है आपके कंज्यूमर की, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली साइज़ क्या है, एक्सेट्रा। साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में मतलब कि
कंज्यूमर की वैल्यूज़ क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, वो क्या एटीट्यूड रखते हैं, उनके रिएक्शन क्या हो सकते हैं, उनका परसेप्शन क्या हो सकता है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, किस चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा। देन लास्ट है हमारा बिहेवियरल। बिहेवियर में मतलब कि किसी चीज़ के प्रति उनका क्या एक्शन रहता है, मतलब वो कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो कितनी रिपीटेशन पे वो प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, उनका एक्शन क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, या फिर वो प्रोडक्ट को एक बार ही परचेज़ करके रह जाते हैं, दोबारा उसको परचेज़ नहीं करते हैं। कौन से ब्रांड हैं जिनको वो प्रेफर करते हैं, कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिनको वो पसंद नहीं करते हैं, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, वो लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं या फिर चीप गुड्स पसंद करते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग नॉर्मल जो मार्केटिंग रहती है, कंज्यूमर मार्केटिंग, उससे डिफरेंट रहती है। डिफरेंट क्यों रहती है? क्योंकि इसमें जो हमारे गुड्स रहते हैं या फिर जो सर्विसेज रहती हैं वो किसी कंज्यूमर के लिए नहीं बल्कि किसी एक अदर बिजनेस के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, और अदर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वही हमारे कंज्यूमर रहते हैं। तब वही देखा जाए तो ये B2B कैटेगरी में आता है, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें आप प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी दूसरे ही बिजनेस ब्रांड को या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल करने के लिए। इसमें आपका बायर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बिज़नेस कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है, आप सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको कोई डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं मिलेगा परचेज़ करने के लिए, कोई अदर बिज़नेस हाउस ही आपका परचेज़ या फिर बायर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एसीज़ में मैंने सेमीकंडक्टर लगते हैं, मोबाइल फ़ोन में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, रेफ्रिजरेटर में उनकी ज़रूरत रहती है, तो ये कोई आपको सिंगल बायर नहीं मिलेगा, इसका बल्क में आपको कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन ही आपसे परचेज़ करेगा ये, तो ये आपकी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के अंडर आ जाएगा। अब आपकी बेसिक कंज्यूमर मार्केटिंग में और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में क्या मेजर डिफरेंस हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट है आपके इंडस्ट्रियल मार्केटिंग का जो एरिया रहता है वो जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब कि बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करता है। आपको जगह जगह इंडस्ट्रियल मार्केटिंग नहीं देखने को मिलेगी, और इसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंज्यूमर एक बहुत ही वाइड एरिया कवर करते हैं। आपके एक नेशन में भी कंज्यूमर हो सकते हैं और इंटरनेशनल कंज्यूमर भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि कपे कस्टमर का साइज़ क्या रहेगा। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में आपको बहुत ही कम बायर देखने को मिलेंगे, और कंज्यूमर मार्केटिंग में देखा जाए तो आपको बहुत ही मास मार्केट कंज्यूमर मार्केट मिलेगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रहेगा वो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स रहेगा, और कंज्यूमर मार्केटिंग में देखा जाए तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहेंगे, मतलब कि कंज्यूमर की नीड के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड साइज़ में दिया जाएगा। प्रोडक्ट वेरिएंट इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में टेलर मेड प्रोडक्ट रहेंगे, और कंज्यूमर मार्केट में देखा जाए तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेंगे, मतलब कि हर साइज़ में, हर वेरिएंट में, अगर कुछ एडिबल प्रोडक्ट है तो हर फ्लेवर में कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे। सर्विसेज प्रॉम्प्ट एंड कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में सर्विस या फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमली मैनर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको फर्दर प्रोडक्शन करके आपके प्रोडक्ट को आगे उनका प्रोडक्ट लॉन्च करना रहता है। और कंज्यूमर मार्केटिंग में देखा जाए तो सर्विस टाइमली डिलीवर नहीं हो तो भी थोड़ा मतलब इतना नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट बायर बिहेवियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फंक्शनल एरियाज इन बोथ बायर एंड द सप्लायर फर्म। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में जब प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो बहुत ही एक बड़ी कमेटी रहती है जो जॉइंटली डिसीजन लेती है, और कंज्यूमर मार्केट में देखा जाए तो कुछ बहुत ही फैमिली मेम्बर्स या फिर एक सिंगल बायर ही इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ और कंजप्शन एंड दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड। प्रोडक्ट कोई भी किसी फिजिकल या फिर टेंजिबल चीज़ हो सकती है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो आप परचेज़ करते हैं अपनी किसी एक पर्टिकुलर नीड को या फिर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पर्सन है, अगर उसको प्यास लगती है तो उसका प्रोडक्ट उसको परचेज़ करना है अपनी नीड के हिसाब से वो रहेगा कि उसको ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि उसको पानी की बॉटल ख़रीदना है। पानी की बॉटल यहाँ उसका प्रोडक्ट हो जाएगी, और वो क्यों ख़रीदेगा? क्योंकि उसकी नीड है अपनी प्यास को बुझाना, इसीलिए वो पानी की बॉटल परचेज़ करेगा अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए।
प्रोडक्ट में इनटेंजिबल चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि सर्विसेज हो गई। कोई व्यक्ति को अपने बाल कटवाने हैं तो वो सैलून में जाके हेयर ड्रेसर से अपने बाल कटवा लेगा, तो ये भी एक तरीके की सर्विस हो गई जो कि प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाती है। ये इनटेंजिबल रहती है, लेकिन इसके आपको एक्सपीरियंशियल इफ़ेक्ट या फिर सेटिस्फेक्शन आपको फ़ील हो सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की लाइफ को मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट स्टेज रहता है आपके प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज या फिर लॉन्च स्टेज। इसमें आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं प्रोडक्ट की? लो सेल्स। आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है तो आपको ज़्यादा सेलर बायर नहीं मिलेंगे आपके प्रोडक्ट के। अगर बायर नहीं रहेंगे तो आपकी सेल्स भी कम ही रहेंगी लॉन्च स्टेज में। देन नेगेटिव प्रॉफिट। आपने जितने इन्वेस्टमेंट की है आपको हो सकता है शुरू में उतना रिटर्न ना मिले। हाई कॉस्ट पर कस्टमर एक्वायर्ड। एक कस्टमर को आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी मेहनत लग रही है, आपका एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या चीज़ें हो सकती हैं? रैपिडली राइजिंग सेल्स। आपका कस्टमर बेस जो है, आप उनको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में लॉन्च हो चुका है, उसके प्राइस क्या हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर में अवेयरनेस फैलती है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स इन्हेंसली बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड राइजिंग प्रॉफिट। आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट में भी आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर। जो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी, अब वो घट के एवरेज कॉस्ट होने लगती है पर कंज्यूमर पे। अर्ली अडाप्टर्स आर टारगेटेड। अर्ली अडॉप्टर मतलब कि वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। एंड ग्रोइंग कंपटीशन। आपका प्रोडक्ट एक नोन आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर चुका है कंज्यूमर के माइंड में, तो जाहिर है कि उसका कंपटीशन भी बढ़ेगा मार्केट में। देन नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैच्योरिटी में क्या होता है? आपका प्रोडक्ट एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुका है अपनी लाइफ के, जिसमें उसकी सेल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने लग जाती हैं, प्रॉफिट जो हैं आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग द प्रोडक्ट डिक्लाइन। सपोर्टिंग प्रोडक्ट मतलब कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई है, और XYZ आपकी कोई ब्रांड आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की जो कॉस्ट है, ये सब कम होने लगती हैं। रेशियो ऑफ रेवेन्यू टू कॉस्ट हाई। आपका जो रेवेन्यू है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। एंड लास्ट हमारा स्टेज आता है इसमें डिक्लाइनिंग एंड विड्रॉवल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स रहती हैं वो स्लाइटली डिक्लाइन करने लग जाती हैं, मतलब इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हमारी जो सेल्स रहेंगी फ्यूचर में और बढ़ सकती हैं। ये एस्टिमेटेड किया जाता है कि हमारी सेल्स अपनी पीक पर पहुंच चुकी हैं, अब हमारा धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। लो कॉस्ट पर कस्टमर। जो हमारे कस्टमर हैं धीरे धीरे अब हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन स्टिफ हो चुका है, नए नए प्रोडक्ट भी मार्केट में आ चुके हैं, और कोई चीप प्रोडक्ट हैं, कोई मतलब बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं चीप इंग्रेडिएंट के साथ जो बनाए गए हैं, वो भी कंज्यूमर को एक अच्छे अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड किए जाते हैं दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर के थ्रू। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट जो हैं वो भी कम होने लगते हैं। अगर प्रॉफिट कम होने लगते हैं तो हमें हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मिलती है प्रॉपर जो हमें मिलना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी भारी नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑप्टिमल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करना प्राइसिंग डिसीजन होता है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप किन बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, आपके प्रोडक्ट का सप्लाई स्ट्रक्चर कैसा है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में जो अवेलेबल है उनकी प्राइस क्या है, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट जो आपने इनकर्ड करी है वो कितनी है। ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं, उसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो आपका जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर सके। अगर प्रोडक्ट उसके जो है इनकम लेवल उससे ज़्यादा हुआ तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा और आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी।
इसी के साथ हमारी फर्स्ट पार्ट का रिवीजन जो था वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका लिंक चाहिए पीपीटी का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।